नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन चक्र के तहत 26 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद का समर्थक भारत। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में बोले लोकसभा अध्यक्ष। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एकजुटता का आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री से मुलाकात। छात्र वीजा समेत आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। हिंद प्रशांत यूक्रेन संघर्ष पर भी बातचीत। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स ने जीता अवार्ड। साहस और क्लिनिकल एक्यूटी के लिए सम्मान। थाईलैंड में बच्चों के डे केयर सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी। 24 बच्चों समेत 37 की मौत, 12 लोग जख्मी। हमलावर ने की खुदकुशी। आज की खबर में अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। डीआरडीओ ने डिफेंस एक्सपो 2022 के मद्देनजर पुणे में 3 मानव रहित हथियार बंद नावों का परीक्षण किया। हथियारों से लैस नाव को रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित किया गया। इसका इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी और दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। सीबीआई की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूली सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। केरल के पलक्कड़ जिले में प्राइवेट पर्यटक बस और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के बीच जोरदार टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपहृत सिख परिवार के 4 सदस्य एक बगीचे में मृत मिले हैं। मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के हरसी पिंड के रहने वाले इस परिवार का सोमवार को अपहरण कर लिया गया था। विश्व बैंक ने बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला देते हुए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया। ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो जून 2022 के अनुमान से 1% कम है। विश्व व्यापार संगठन के पूर्वानुमान के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विश्व व्यापार में होने वाली वृद्धि 2023 में घटकर 1% तक रह सकती है। WTO ने इस साल वैश्विक व्यापार में 3.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने उत्तर कोरिया द्वारा जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित किए जाने की निंदा की है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो प्रशांत महासागर में गिरी। कोविड प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर चीन के शिनजियांग प्रांत में कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस महीने के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए चीन ने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए सख्त उपाय तेज कर दिए हैं। जर्मनी की विमानन कंपनी यूरोविंग्स को उसके पायलट की हड़ताल पर चले जाने के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लुफ्थांसा की सहायक कंपनी यूरोविंग्स ने कहा कि उसकी 500 दैनिक उड़ानों में से लगभग आधी का परिचालन रुक जाएगा, जिससे हजारों यात्री प्रभावित होंगे। अब खबरें विस्तार से। देश में चल रहे साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करने के लिए सीबीआई की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन चक्र के तहत अब तक 26 कथित साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये अभियान राज्य पुलिस, इंटरपोल और अन्य देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय में शुरू किया गया है। सीबीआई ने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने 2 और अंडमान और निकोबार पुलिस ने 1 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य पुलिस के साथ समन्वय में इंटरपोल, एफबीआई, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर देश भर में 115 स्थानों पर अभियान के तहत तलाशी ली। सीबीआई ने इंटरनेट का उपयोग कर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने 87 स्थानों पर छापेमारी की, जबकि राज्य पुलिस ने 28 स्थानों पर छापेमारी की। सरकार ने 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ये अनुदान राशि जारी की गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष अक्टूबर महीने में 7वीं किस्त जारी होने के साथ ही राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तहत जारी की गई कुल राशि 50,282 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम 2022 के समापन सत्र में 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजपथ की मानसिकता अब कर्तव्य पथ की भावना में बदल गई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लीक से हटकर सोच, समग्र दृष्टिकोण और जन भागीदारी भावना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ सरकार कैसे एक टीम के रूप में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है, इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से एक जिला एक उत्पाद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर ध्यान देने की बात कही। जनधन योजना की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया कि गांव के लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भारत ने हमेशा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में आयोजित G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। सम्मेलन में प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद को अपनाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए एकजुट हों और लोगों की उम्मीदों के अनुरूप समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जनता का जुड़ाव और अधिक बढ़ा है। हमारा लक्ष्य है कि मौजूदा युवा पीढ़ी को संसद से जोड़ा जाए और इसलिए युवाओं की संसद में सक्रिय भागीदारी के लिए संसद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों के लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा के दौरान भारत का लोकतंत्र और अधिक सशक्त और जीवंत हुआ है और हमारी संसद जनता के समावेशी, सामाजिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे पहले सम्मेलन में उभरते मुद्दे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण विश्व के सामने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। इस कारण विकासशील देशों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्याओं के उचित समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। उचित दर पर और सतत रूप से खाद्य और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के समावेशी विकास के लिए विवाद का आपसी बातचीत और राजनयिक माध्यम से समाधान होना चाहिए। ओम बिरला ने सुझाव दिया कि सभी संसदों की जिम्मेदारी है कि वे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर अपनी सरकारों का ध्यान केंद्रित करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड जैसे देशों की ये विशिष्ट जिम्मेदारी है कि वे औपनिवेशिक काल के बाद की एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो वैश्विक समृद्धि और स्थिरता लाए। विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड की अपनी समकक्ष नानाया माहुता से हुई बातचीत के दौरान हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की।
उन्होंने हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष जैसी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं पर विचारों के आदान प्रदान की सराहना की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए न्यूजीलैंड द्वारा किए गए उपायों से भारतीय छात्रों के प्रभावित होने के मामले को भी उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया। In terms of our meeting today, obviously a large part of our conversation went to strengthening our bilateral relationship. And the sum and substance of it was really an understanding that we should play to each other's strengths, which specifically meant business, education, technology, the digital world, agricultural trade, talent, and most of all, people-to-people connect, because that's at the heart of both our societies. डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। ये विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या जिले में बेलूरू के पास भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यात्रा में उनके साथ थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मांड्या जिले के चिनिया गांव से शुरू हुई यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश किया था। इसमें एक दिन में 25 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाता है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले क्षेत्रीय और जिला स्तरीय समितियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव सौंपने के लिए कई दल बनाए हैं। वरिष्ठ नेताओं की सदस्यता वाले 6 पैनल को कहा गया है कि वो संबंधित क्षेत्र में इस कवायद को 10 दिन के अंदर पूरा करके प्रस्तावित क्षेत्रीय या जिला समितियों के बारे में अपनी सिफारिशें 18 अक्टूबर तक सौंपें। पूर्व मुख्यमंत्री आज़ाद ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया कि मतदाता सूची को लेकर जारी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया कि जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए 3-3 दल गठित किए गए हैं ताकि सभी 20 जिलों को इसके दायरे में लाया जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी पर हुए हिमस्खलन के बाद अब भी 15 पर्वतारोही लापता हैं, जबकि बचाव कर्मियों ने 14 पर्वतारोहियों को वहां से निकाल लिया है। 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांडा 2 पर हुए हिमस्खलन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हुई है। अब तक 2 प्रशिक्षक और 14 ट्रेनी के शव बरामद हुए हैं। आज 12 लोगों के शव बरामद किए गए। पर्वतारोही चढ़ाई के बाद लौटते समय 17,000 फुट की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा द्वितीय चोटी पर मंगलवार को हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इस बीच बचाव अभियान जारी है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की एक टीम ऑपरेशन के लिए ITBP, SDRF, NIM और NDRF के साथ जुटी हुई है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 16 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं और 14 ट्रेनीज़ हैं। एयरफोर्स के जो है 3 हेलीकॉप्टर्स का डिप्लॉयमेंट तुरंत हुआ और इसके बाद अलग अलग फोर्सेस जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की फोर्सेस, वो भी आज डिप्लॉय हुई हैं और खोज बचाव लगातार जारी है। कुछ बॉडीज़ वहाँ बरामद हुई भी हैं और शेष अभी उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य आगे किया जाएगा। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। हमारे देश में आज के समय में बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होकर शहरी आबादी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम लोग अपने गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाते, अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते, तो उधर से माइग्रेशन कभी नहीं होगा शहरों की तरफ। शहरों का विकास कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो। हमको कुछ भी विकास करने से पहले लोगों को ये सिखाना पड़ेगा
कि हम इस विकास को इंड्योर कैसे कर सकते हैं। जी से ग्रीन स्पेसेस, ए से एक्टिव स्पेसेस, पी से प्रो सोशल स्पेसेस और एस से सेफ स्पेसेस। ये ऐसी 4 तरह की स्पेसेस हैं जो एक अर्बन एनवायरनमेंट में, एक शहर के जगहों में ज़रूरी है। So what does the raising of the nuclear stakes mean for the war in Ukraine and for the world at large? What President Putin is doing is playing nuclear deterrence by the playbook. He is making all the nuclear noises periodically, and he's trying to signal to the other side that there's a limit to how much the US and NATO should come to the help of Ukraine. Russia wants to introduce restraint on the part of NATO while coercing Ukraine to accept some of its demands. शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती, वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। ये शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं, किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल गलियारा पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। इसमें गति शक्ति के तहत किए गए 21 सरकारी विभागों, 52 उप विभागों और डेटा की 500 से अधिक परतों का एकीकरण किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज मौद्रिक लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होने की वजह से साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा है। चेन्नई मेट्रो के दूसरे फेज का संचालन पूरी तरह से चालक रहित होगा। ये सिग्नल आधारित होगा। इस चरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये फेज जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान जलस्तर बढ़ने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। फिलहाल लापता लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने साधु वेशधारी 3 लोगों की पिटाई कर दी। इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यवार खबरों के बाद अब बात करते हैं बाजार से जुड़ी हुई खबर की। विदेशी निवेशकों की लिवाली का असर घरेलू शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 157 अंक बढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,300 अंक के पार निकल गया। बीएसई सेंसेक्स 156.63 अंक यानी 0.27% चढ़कर 58,222.10 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 513.29 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 57.50 अंक यानी 0.33% की बढ़त के साथ 17,331.80 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की लाभ में रहे, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग में गिरावट रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी बाजार मामूली गिरावट में बंद हुए थे।
इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.14% चढ़कर $93.50 प्रति बैरल पर पहुंच गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने गांबिया को निर्यात कफ सिरप मामले की जांच शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गांबिया में 60 से अधिक बच्चों की मौत के बाद एक भारतीय दवा कंपनी की 4 दवाइयों को लेकर आगाह किया है। WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट निजी दवा कंपनी के 4 घटिया उत्पादों के लिए जारी किया गया है। ये अलर्ट उन मेडिकल प्रोडक्ट के लिए जारी होते हैं जो गुणवत्ता मानकों या विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका देश गांबिया ने कफ सिरप को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए घर घर अभियान शुरू किया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इस साल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। नोबेल समिति ने कहा कि एर्नॉक्स का जिक्र साहस और तीक्ष्णता के साथ व्यवस्थाओं और सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने वाली उनकी लेखनी के लिए किया जाता है। अपने लेखन में एनी एर्नॉक्स लगातार और विभिन्न तरीकों से लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर फैली असमानताओं पर लिखती रही हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कल और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। थाईलैंड में एक चाइल्ड केयर सेंटर में हुई गोलीबारी में कम से कम 24 बच्चे समेत 37 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमलावर हमला करने के बाद गोलीबारी करता हुआ कार से अपने घर गया और पत्नी और बच्चे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। बंदूकधारी ने नोंग बुआ लामफू शहर स्थित इस केंद्र में दोपहर में गोलीबारी की। हमलावर ने हमले में चाकू का भी इस्तेमाल किया। हमला करने के बाद वो मौके से फरार हो गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों ने वियना में हुई बैठक में तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया है। ये कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। इस कटौती से तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है और वैश्विक आर्थिक मंदी, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने के डर से 3 महीने पहले तेल की कीमतों में 90 से $120 की जो कटौती की गई थी, उसकी भरपाई हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रेन डिस ने कहा कि आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव से जूझ रही है। भारत में पहला मानवयुक्त ड्रोन विकसित किया गया है। ये 100 किलो वजन के साथ उड़ सकता है और 30 मिनट में 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन विशेष तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।